तो पहला चीज बोलना ये था कि यहां से इधर जो है ये इलाका, ये क्या होगा, रसिया का पार्ट, ये भी रूस है और ये वाला भी इलाका रूस है। बस फर्क क्या है दोनों में बताइए, दोनों में फर्क क्या है जी? ये वाला है, सर आधा रूस एशिया में पड़ता है और आधा रूस यूरोप में पड़ता है, और जो आधा नहीं, दूसरे आधा नहीं, आधा नहीं, 3/4 का। हाँ 3/4 में ज्यादा पार्ट आपका यूरोप में है और कम पार्ट ही एशिया में एशिया है। में, एशिया में। सर निकल हाँ 1/3 ना सर, 1/3 यूरोप में ना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल 2/3 जो भाग है ना, 2/3 मान लीजिए, 2/3 भाग है इधर वाला, यानी कि एशिया में, 2/3, 3 हिस्सा का 2 हिस्सा, और एक हिस्सा है यूरोप में, वन और बाई सर थर्ड भाग। इसको यूरल माउंटेन शायद अलग करता है। एकदम बिल्कुल सही है ना। ये हो गया यूरोप, ये यूरोपीय देश का हो गया। ठीक है, तो पहले बाउंड्री को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हो गया कैस्पियन सागर, उल्टा लिख दिया, ये वाला है कैस्पियन सागर। इधर हो गया कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के बाद इस साइड में आ जाएगा कौन सा, इस जगह पर कौन सा है, काला ब्लैक सी। सागर। हाँ, अब इसी पर तो घमासान है, क्या इसी इलाका में घमासान है? यस सर, क्रीमिया वाले पार्ट से लेकर पूरा एकदम यूक्रेन। बिल्कुल, हाँ। इस जगह पर, यहाँ पर छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है क्रीमिया। यहाँ पर हो गया क्रीमिया, और इसी जगह पर कंट्री है जिसका नाम क्या है, यूक्रेन। इस जगह पर यूक्रेन है ना जी, कोई दिक्कत नहीं इधर। अभी फिलहाल तो यही आपको ज्यादा समझना है, इसका बॉर्डर एकदम बहुत जरूरी है एग्जाम में। अभी के समय में इसका बॉर्डर पर ज्यादा फोकस करिए, कौन कौन किसको किसको टच कर रहा है, एकदम जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो इस साइड से तो पूरा रसिया है, इधर तो पूरा का पूरा रसिया का पार्ट है। उसके बाद हम बात करेंगे इस साइड में कौन सा है बताइए, इधर में बात करेंगे तो थोड़ा सा और इधर आ जाइए, इतना लंबा नहीं है ये, ब्लैक सी इतना ही है। यहाँ पर एक कंट्री है, इसका क्या नाम है तुर्की। बताइए? हाँ, तुर्की तुर्की तो बहुत नीचे है, तुर्की बहुत कहाँ नीचे है। पर? बुल्गारिया। इसका नाम है मोल्डोवा। अच्छा मोल्डावा, हाँ। मोल्डोवा, ये है मोल्डोवा। ठीक है, मोल्डोवा के बगल में रसिया को टच करता है, यहाँ से एक कंट्री इस जगह पर टच करेगा, जिसको नाम देंगे कौन सा, रोमानिया। हाँ रोमानिया। रोमानिया इधर से ब्लैक सी को भी टच करेगा, इसका नाम है रोमानिया। ठीक है, उसके बाद रोमानिया के बाद कौन सा, यहाँ पर टच करेगा हंगरी। हंगरी, ठीक है ना, सब हम यूक्रेन का बाउंड्री बता रहे हैं। हंगरी, फिर कौन सा, हंगरी के ऊपर स्लोवाकिया है सर। स्लोवाकिया, इधर है, इसको स्लोवाक कहते हैं ना, स्लोवाक। उसके बाद इधर है बड़ा सा कंट्री जिसको नाम देंगे पोलैंड। ठीक है, इधर हो गया पोलैंड। उसके बाद इधर है बेलारूस, ये वाला पूरा बेलारूस। इलाका, ये हो गया बेलारूस। ये बाउंड्री है अभी, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभी के समय में एग्जाम के लिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ध्यान रखना है कि कौन कौन सा इलाका किसको किसको टच कर रहा है। ठीक है, और खास करके यूक्रेन के साथ कौन कौन बाउंड्री बना रहा है। तो यूक्रेन के साथ इधर रसिया बाउंड्री बनाता है, इस वाला पार्ट में ये भी रसिया ही है। ठीक है, बेलारूस यूरोप वाला इलाका। ठीक है ना, इधर का पार्ट समझ में आ गया। उसके बाद और कौन कौन सा पार्ट है उसको समझते हैं। तो इस साइड में आएंगे तो एक नाम मिलेगा जिसका नाम है ग्रीस, इस साइड में मिलेगा ग्रीस कंट्री। ठीक है,
तुर्की की बात करेंगे ना तो एकदम ब्लैक सी के एकदम नीचे में यहां पर आएगा तुर्की कंट्री, तुर्की एकदम नीचे में, ठीक है ना, ब्लैक सी को टच करता है वो। और इधर में हो गया कौन सा, ग्रीस वाला इलाका। उसके बाद ये वाला कौन सा इलाका है, जिसका नाम है इटली, ये इटली। इधर की बात करें तो कौन कौन सा हो गया, इधर देखिए यहाँ पर कट जाएगा कौन सा, तो इस जगह पर कटेगा ऐसे करके, इसका नाम है पुर्तगाल, इसका नाम हो गया पुर्तगाल। ये वाला कौन सा, स्पेन, ये वाला हो गया स्पेन। उसके बाद यहाँ ऊपर में कौन सा आ जाएगा, बताइए, इस जगह पर फ्रांस। ये वाला कौन सा है, ब्रिटेन, ठीक है ना। ये वाला कौन सा है, आयरलैंड। आयरलैंड, ये वाला आयरलैंड। और ये वाला ऊपर वाला कौन सा, आइसलैंड। ये हो गया आइसलैंड, ठीक है ना। इधर आइए, इधर कौन कौन सा है, ये वाला सर कौन सा, नॉर्वे। फिनलैंड, ये हो गया फिनलैंड। ये फिनलैंड। ये वाला कौन सा, नॉर्वे। नॉर्वे। ये वाला कौन सा, स्वीडन। स्वीडन, है ना, ये हो गया स्वीडन। और इधर पूरा हो गया यूरोप, इधर हो गया ये पूरा। तो और बीच में तो बहुत सारा कंट्री है, यहाँ पर बीच में जर्मनी है, इस जगह पर जर्मनी। बाकी पोलैंड वगैरह तो देख ही रहे हैं, पोलैंड को टच करता है जर्मनी, ठीक है ना। इधर छोटा छोटा बहुत सारा कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये सब इसी जगह पर कंट्री है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हैं। आपको यहाँ पर यूक्रेन वाला जरूर समझ के रखना है। यूक्रेन का राजधानी कौन है, ये बताइए, यूक्रेन की राजधानी बताइए कौन है, कीवी। कीव। कीव। हाँ कीवी नहीं, क्यू, ठीक है, क्यू इसकी राजधानी है, इसकी राजधानी यूक्रेन का। एकदम ध्यान रखना, यहाँ पर बॉर्डर कौन कौन टच कर रहा है ना, पूरी तरह से फोकस होना चाहिए, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट इस जगह पर। समझ हमारी बात, थोड़ा सा मैप में ये वाला इधर जाएगा, कैस्पियन सागर और इस साइड में जाएगा, रशिया यहाँ से इधर आएगा, इधर, और इस जगह पर सब रशिया का पार्ट है, और इस जगह से कटेगा, यहाँ से बनेगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ठीक है, इस साइड में कैस्पियन सागर, रसिया वगैरह, पूरा इलाका यहाँ से रसिया का है, ये वाला रूस। अब यहाँ पर बांटने की कोशिश करेंगे हम लोग, कैसे कैसे बंटा हुआ है ये सारा इलाका। तो जब बांटने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि ये जो रसिया है, यूरोप और एशिया में, ये किससे बढ़ता है, किसके थ्रू बढ़ जाता है, बताइए किसके थ्रू। तो बताए थे यहाँ पर एक नदी भी है और एक पर्वत भी है, यूराल नदी। कौन सा नदी और कौन सा यूराल पर्वत, नदी बताइए। यूराल पर्वत। यूराल नदी और यूराल पर्वत। यूराल पर्वत या फिर यूराल नदी, ठीक है ना। यूराल पर्वत और यूराल नदी, क्या बोला गया, यूराल पर्वत और यूराल नदी यही है जो रसिया को दो भागों में बांटता है, ठीक है। एक चला जाएगा, 2/3 भाग चला जाता है एशिया महादेश में, और 1/3 भाग आता है यूरोप में, इस तरह से। और यही रसिया है जो अभी पूरी तरह से यूक्रेन को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो कैसे कैसे घेरा है उसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी इसी पर ज्यादा फोकस है हम लोगों का, पूरा का पूरा एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर देना है। तो सबसे पहला चीज क्या जानेंगे कि रसिया कैसे घेर के रखा है। देखिए ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा यूक्रेन का ये इलाका, यहाँ से घेरा कैसे, तो इधर से रसिया घेर लिया और कहां तक पहुंचा, तो क्रीमिया पर पहले से ही इसका कब्जा है। ये जो क्रीमिया है, ये क्रीमिया पर पहले से ही कब्जा है किसका, रसिया का, ठीक है ना। इस इलाका पर रसिया का कब्जा है, रसिया का क्रीमिया पर। और ये पूरा अपनी सेना इस इलाके तक पहुंचा चुका है रसिया, इस इलाके तक, काला सागर तक पूरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज क्या बोला गया, ये जो बेलारूस है ये पूरा का पूरा रसिया का बात मानता है। जो बेलारूस कंट्री है ये पूरा का पूरा रसिया का बात मानता है। इधर से अपनी सेना घुसा दिया है बेलारूस होते हुए, कहां पर, यूक्रेन में, ठीक है। मतलब इधर से पूरी सेना घुसा दिया है, इस साइड से पूरी सेना घुसा दिया है, इधर से सेना घुसा हुआ है, इधर से सेना घुसा हुआ है, इधर से सेना घुसा हुआ है। बस बचता है कहां से, यूक्रेन। तो बचता है, ध्यान रखिए किससे किससे, एक है कौन सा,
मोल्डोवा, एक हो गया मोल्डेवा हो गया, दूसरा हो गया रोमानिया, तीसरा हंगरी और स्लोवाक और पोलैंड। कितना कंट्री? तो पोलैंड हो गया, स्लोवाक हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया। यही 1 2 3 4 5 कंट्री को ये पूरी तरह से बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 5 कंट्री यहाँ पर बचा हुआ है जिससे ये अपना संपर्क बढ़िया रखा हुआ है। तो कौन कौन हो गया? पोलैंड हो गया, स्लोवाक हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, मोल्डोवा हो गया। लेकिन अब पड़ोसी देश की जब हम बात करते हैं यूक्रेन का, तो कौन कौन पड़ोसी देश है उसको बताइए। तो यूक्रेन का पड़ोसी देश में एक हो गया मोल्डोवा, मोल्डोवा बोलेंगे इसको। उसके बाद ये हो गया रोमानिया, दूसरा नंबर रोमानिया, तीसरा नंबर हंगरी, चौथा नंबर स्लोवाक, पांचवा नंबर पोलैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कौन सा? बेलारूस। कितना नंबर हुआ? छठा नंबर। उसके बाद एक हो गया रसिया, कितना नंबर? 7। यानी कि जो यूक्रेन है वो रसिया मतलब यूरोप महादेश में कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? बताइए, कितने देशों के साथ 7 सीमा देशों। साझा करता है? बोलिए। 7 कंट्री। कितना कंट्री? 7 कंट्री के साथ अपना पूरा बॉर्डर साझा करता है। तो अगर हम कंटिन्यू बात करें तो सबसे लंबा सीमा किसके साथ बनता है इसका? अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का सबसे लंबी सीमा कौन बनता है? बेलारूस। नहीं, रसिया। सबसे लंबी सीमा रसिया के साथ बनता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रसिया के साथ बनता है। और उसके बाद फिर बात करेंगे तब बोलेंगे बेलारूस के साथ बनता है। ठीक है, रसिया के सबसे लंबा सीमा। और इस इलाका में कंट्री टोटल कितना हो गया जो यूक्रेन को टच कर रहा है? तो यूक्रेन को टच करने वाला टोटल 7 कंट्री। कितना कंट्री? 7 कंट्री। नाम बताइए कौन कौन सा, लिख लीजिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर कट में लिख लिख के रखना है। क्या क्या हो गया? तो उसको नाम दिया मोल्डोवा, काला सागर से स्टार्ट कर रहे हैं, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाक, पोलैंड, बेलारूस और रूस। टोटल 7 कंट्री है जो यूक्रेन की सीमा के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है। ठीक है जी, बोलिए। अब आइए इस महादेश के साइड में कौन कौन है। तो देखिए, इस महादेश के उत्तर की बात करें तो उत्तर में है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना। इस साइड में हो गया आर्कटिक महासागर। इस साइड में कौन हो जाएगा बताइए? इस साइड में दक्षिण में, इस महादेश के दक्षिण में कौन? इस महादेश के दक्षिण में हो गया जिसका नाम होगा भूमध्य सागर, है ना। इस इलाका में कौन हो गया? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। इधर बताइए कौन सा है? इस इलाका में कौन सा है जी? इसको नाम देंगे अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो इस इलाका में उत्तरी अटलांटिक महासागर, इस इलाका में भूमध्य सागर, ऊपर में हो गया आर्कटिक महासागर, ऊपर में आर्कटिक महासागर। ठीक है, इधर समझ में आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। अब आते हैं इस इलाका में जो और यूरोप में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यूरोप में ध्यान दीजिए, रसिया इलाका में, इसी रसिया में, यूरोप में, यूरोपीय महादेश में यहाँ पर एक नदी है, सॉरी एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का क्या नाम रखा गया है? इसको बोला गया है वल्दाई की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इसका? वल्दाई की पहाड़ी। और इसी वल्दाई की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और इस इलाका से होते हुए, रसिया से होते हुए एकदम रसिया में जाकर के ये कैस्पियन सागर में गिर जाती है जी। वल्दाई की पहाड़ी से निकल करके ये रसिया होते हुए कहां चली गई? तो ये कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। और जो कैस्पियन सागर में जाकर के नदी गिर रही है, इस नदी को क्या नाम दिया गया है बताइए? इस नदी का नाम बताइए क्या है? वोल्गा नदी क्या सर? इस नदी का नाम है वोल्गा नदी, बिल्कुल वोल्गा नदी। तो ये जो वोल्गा नदी है, इस नदी को क्या कहते हैं हम लोग? इस वोल्गा नदी को यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन कहलाती है? तो उसका नाम है वोल्गा नदी। ठीक है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी कहां से निकल रही है? तो ये निकल रही है वल्दाई की पहाड़ी से।
और वल्दाई की पहाड़ी से निकल करके कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तो रसिया में बहने वाली नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? सर ये वल्दाई पहाड़ी का लोकेशन क्या होगा? लोकेशन नॉर्थ है, नॉर्थ क्या नाम है, रसिया ठीक है सर। है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा इस जगह पर फिनलैंड और रसिया के बीच में जो बाउंड्री खींचा गया उसका नाम बताइए। रसिया और फिनलैंड के बीच में बाउंड्री का नाम क्या है? इस बाउंड्री का नाम रखा गया है मेनर हिम रेखा। मेनर हिम रेखा, है ना। तो ये जो मेनर हिम रेखा है ये किसके किसके बीच? रसिया और फिनलैंड के बीच। रसिया और फिनलैंड के बीच में कौन सी रेखा हो गई? उसको नाम दिया मेनर हिम रेखा। कौन सी रेखा? मेनर हिम। किसके किसके बीच में हो गया? तो रसिया और फिनलैंड के बीच में बॉर्डर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हमेशा पूछता है। फिनलैंड और किसके बीच? तो रसिया के बीच में जो रेखा बन रही है, बाउंड्री लाइन है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। रेड रेड क्लिफ सर। रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच हो गया रेड क्लिफ और भारत और 24 डिग्री भी काटा सर क्या? माइक बंद करिए, माइक 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 आप लोग इतना चालू करके रखते हैं। तो ये जो फिनलैंड है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ, ठीक उसी प्रकार से भारत चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बोला गया? मेनर हिम रेखा, जो फिनलैंड और रसिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। ठीक है ना, इस तरह से हो गया इधर। उसके बाद नेक्स्ट आइए इधर इटली के बारे में। इटली के बारे में क्या बोलता है यहाँ पर कि ये जो इटली है ये इस इलाका में क्या कहलाता है जी? इटली में अंगूर और जैतून उत्पादक देश है ये, यानी कि अपने देश में अंगूर खूब उत्पादन करता है। इस देश से लेकर के, इटली से लेकर के यहाँ पर छोटा सा कंट्री मिलेगा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। और इटली और स्विट्जरलैंड में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या रखा गया है? बताइए, इस पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है जो किसके किसके बीच में है? इटली और स्विट्जरलैंड वाले इलाका में, इस इलाका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत, ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्वत हो गया ये आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये जो आल्प्स पर्वत है, इस आल्प्स पर्वत के बारे में पूछेगा कि इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में, है ना। स्विट्जरलैंड में इसका सर्वाधिक विस्तार है, किसका? आल्प्स पर्वत का। ऐसे ये आपको इटली में भी है, लेकिन इटली के बाद इसका, इटली के मतलब सबसे ज्यादा इसका विस्तार है आल्प्स पर्वत का स्विट्जरलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्वत का, फोकस करिएगा, हमेशा पूछता है। उसके बाद इटली के बारे में और बात करें तो इसी इलाका में एक पर्वत, एक ज्वालामुखी पर्वत है जी, एक विस्फोट करती है, सक्रिय ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्ट्रॉम्बेली। इसका नाम है स्ट्रॉम्बेली। कौन सी ज्वालामुखी? बताइए, इसका नाम रखा गया है स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी। कौन सा? और ये जो स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी है इसके बारे में क्या कहा जाता है? स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी के बारे में क्या बोला जाता है? सर पैसिफिक ओशन का जो लाइट बनता है, रिंग फायर, इसी से बनता है ना? नहीं, ये जब वोल्केनो विस्फोट यहाँ से विस्फोट करता है तो विस्फोट करने के बाद कहा जाता है कि इस मेडिटेरियन सी में पूरा का पूरा, इस मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में पूरा लाइट ही लाइट कर देता है। इस कारण से भूमध्य सागर में उठने वाले स्ट्रॉम्बेली को प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। पिलर, लाइट ऑफ पिलर इसको कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसको? तो उसको नाम दिया है स्ट्रॉम्बेली। स्ट्रॉम्बेली को प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरे इलाका में जब विस्फोट करता है तो पूरा लाइटेड हो जाता है पानी वाला इलाका में। इस कारण से हम लोग इसको बोलते हैं प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का। उसके बाद ये जो देश है फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आपको पता होगा इसको हम लोग किसानों का देश कहते हैं। इसको, फ्रांस को ध्यान रखिएगा, किसानों का देश। ठीक है जी, किसानों का देश मतलब क्या? यहाँ पर ज्यादातर किसान लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
ऐसे में फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। दूसरी चीज, इसी इलाका में क्या देखने को मिलता है कि विश्व का सबसे महंगा शराब जिसका नाम क्या है, शैंपेन, है ना, विश्व का सबसे महंगा शराब जिसका नाम है शैंपेन, इस शैंपेन का उत्पादन भी इसी देश में होता है जिसको हम लोग फ्रांस कहते हैं। उसके बाद फ्रांस की जो राजधानी है इसको कई नामों से जाना जाता है। फ्रांस की राजधानी क्या कहते हैं इसको, सुंदर नगरी, है ना। फ्रांस की राजधानी को क्या कहते हैं, सुंदर नगरी, फैशन नगरी। फैशन नगरी, बिल्कुल, परियों का नगरी, फैशन नगरी, सुंदर नगरी, बहुत सारे नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद आगे जानिए, इस इलाका में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो रसिया इलाका में, इस रसिया में एक पर्वत है जिसका नाम है काकेशस। इस जगह पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है काकेशस, ठीक है। और ये जो काकेशस पर्वत है, इस पर्वत के बारे में बोला गया कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रुस। जो इस जगह पर बोलेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, इसका नाम है एल्ब्रुस। सर काकेशस पर्वत जो है वो तो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक सी और कैस्पियन सी तक है ना, ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक है ना कौन वाला, काकेशस। ब्लैक सी से कैस्पियन सी तक है, हाँ उस इलाका में है ये। हाँ जी बिल्कुल वही दिखा रहा है, यहाँ नहीं बल्कि इस जगह पर लीजिए, यहाँ पर इस जगह पर पर्वतमाला है जिसको नाम क्या दिया है, काकेशस। और ये जो काकेशस है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, एल्ब्रुस, ठीक है ना, एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका हाइट क्या बताया गया है, बताइए, जिसकी हाइट बताई गई है 5642 मीटर, 5642 मीटर इसकी हाइट है, जो क्या कहलाती है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी बताइए, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस, बिल्कुल यही है एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस को क्या बोला जाता है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, 5642 मीटर ऊंचाई है, जो यूरोप की सबसे लंबी पर्वत है। और ये कहां पर है, तो ये उस इलाका में जिसको नाम देंगे रसिया, रसिया देश में, ठीक है। तो आपको आल्प्स पर्वत का भी विस्तार बताएं, आल्प्स पर्वत कहां पर, सर ये आल्प्स क्या पर्वत बोलते कहां हैं, देखने को मिला, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत का विस्तार सर्वाधिक कहां पर है, तो उसको नाम दिया गया है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इटली में आपको क्या बताया, इटली में जो विस्फोट करता है स्ट्राम्बेली, उसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। और भी इटली वगैरह में आपको फोकस करना है। अब देखिए एक एक करके सारा पॉइंट हम डील कर देते हैं यहाँ पे, क्या क्या है यूरोप में, ठीक है। चलिए सबसे पहला चीज देखते हैं कि यूरोप में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर द्वारा ये दोनों कैसे अलग होता है। यहाँ से कैस्पियन सागर और इधर से यूराल पर्वत, यही दोनों मिल करके रसिया को क्या करता है, बांट देता है, किधर, रसिया को बांटता है यूरोप और एशिया में। तो यूरोप और एशिया में रसिया को कौन बांटता है, तो उसको नाम दिया यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर ये दोनों मिलकर के बांटता है हमारे रसिया को, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो कौन सा मिलेगा, यूरोप का अधिकांश देश तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा ये जो यूरोप है इसका ज्यादातर देश क्या है, तीन ओर से घिरा हुआ है। और तीन ओर से घिरा हुआ किससे, पानी से। तो भूमि का कोई भी ऐसा भाग, भूमि का कोई भी ऐसा भाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, भूमि का कोई भी ऐसा भाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर इंग्लिश में तो पेनिनसुला कहते हैं, हिंदी में नहीं पता। बिल्कुल इंग्लिश में उसको पेनिसुला कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है, हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। और यही कारण है कि ये जो पूरा यूरोप है ना, ये पूरा का पूरा यूरोप क्या कहलाता है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का द्वीप। हाँ प्रायद्वीपों का इसको महादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका अधिकांश देश तीन ओर जल से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपों का महादेश कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो फिनलैंड है, ये फिनलैंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें बहुत सारा छोटा छोटा झील है, बहुत सारा, एक दो को नहीं, 100 भी नहीं, हजारों की संख्या में झील है। और इस कारण हम लोग फिनलैंड को क्या बोलते हैं, बताइए। सबसे बड़ा द्वीप तो सबसे बड़ा फिनलैंड को द्वीप। हजार झीलों वाला देश कहा जाता है, इसको हम लोग हजार झीलों वाला देश कहा जाता है ना। इसको हम लोग हजार झीलों वाला देश के नाम से जानते हैं। किसको, तो उसको नाम दिया गया फिनलैंड। ठीक है जी, बोलिए फिनलैंड किसको बोल, फिनलैंड को क्या बोला गया, हजार झीलों वाला देश। तो बताइए तो हजार हाथियों वाला देश कौन है। थाईलैंड सर, थाईलैंड है क्या सर? नहीं, उसको सफेद हाथी वाला देश बोलते हैं, लाओस। लाओस, बिल्कुल। हाँ लाओस को हम लोग हजार हाथियों वाला देश के नाम से जानते हैं, और थाईलैंड को सफेद हाथी वाला देश कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड को सफेद हाथी वाला देश और लाओस को हम लोग कहते हैं हजार हाथी वाला, और यहाँ फिनलैंड को हजार झीलों वाला देश। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये जो कंट्री है जिसका नाम है स्वीडन। अच्छा, फिनलैंड की राजधानी ध्यान रखिएगा, कौन है इसकी राजधानी, हेलसिंकी। हेलसिंकी। इसकी राजधानी का नाम है हेलसिंकी। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम। क्या नाम रखा गया, स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम। ठीक है, आपने नाम सुना होगा अल्फ्रेड नोबेल का, नाम सुने हैं, अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट का आविष्कारक, नहीं सुने हैं। नाम सुने सर, जिनके नाम पे नोबेल प्राइज मिलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर, ये जो स्वीडन के रहने वाले थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के संपत्ति को रॉयल्टी के रूप में हर साल जब कलेक्शन होता है गवर्नमेंट को, तो उसी पैसे को हर साल यहाँ पर नोबेल प्राइज के रूप में दिया जाना शुरू कर दिया गया है। तब से 1901 से नोबेल प्राइज को शुरुआत किया गया है, और ये 1901 से लेकर के अभी तक पूरे विश्व में हर साल अच्छे काम करने वाले लोगों को 6 क्षेत्रों से चुन करके, 6 क्षेत्र से, टोटल 6 एरिया से चुन करके, फील्ड से चुन करके नोबेल प्राइज के रूप में सम्मानित किया जाता है। समझ में आ रही बात, नोबेल प्राइज। और ये स्वीडन में ही दिया जाता है, स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में। लेकिन जो 6 फील्ड है, 6 एरिया है, जिसको नाम देते हैं हम लोग, कौन कौन सा 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। एक तो शांति सर, दूसरा आपका ये फिजिक्स केमिस्ट्री, और तीसरा है मेडिसिन, और आपका इकोनॉमी, और अर्थशास्त्र पे। साहित्य और सब। इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है सर। हाँ, चलिए सुनिए अब, तो टोटल 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं उस पर ध्यान दीजिए। इसमें है शांति साहित्य, ठीक है, रसायन विज्ञान और भौतिक, रसायन विज्ञान, 3 क्षेत्र में हो गया इधर। उसके बाद हो गया साहित्य और शांति, और एक लास्ट में ऐड कर दिया गया है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो टोटल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरू में 5 ही क्षेत्र था, तो वो जो 6 क्षेत्र है जिसमें से एक है शांति का नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, 5 जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है, लेकिन इकलौता पुरस्कार है जिसका नाम है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, तो ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहां पर दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ओस्लो, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने तारीख को दिया जाता है बताइए, तो प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को, जो 1901 ईस्वी से शुरू हुआ है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, जिसमें से एक क्षेत्र है जिसको नाम दिएंगे हम लोग शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है, और बाकी सारा का सारा अवार्ड स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग नॉर्वे को जानते होंगे क्या, मिडनाइट कंट्री, मिडनाइट सनराइजिंग कंट्री, यानी कि मध्य रात्रि का सूर्योदय वाला देश। आया नहीं, जानते हैं कि नहीं, बोलिए। मध्य रात्रि का सूर्योदय वाला देश आप लोग सुने होंगे, बोलिए। सुने हैं।
सुने हैं ना। तो मध्यरात्रि का सूर्योदय वाला देश किसको कहते हैं, तो उसको नाम दिया गया है नॉर्वे को। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इस साइड में, तो यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों के बारे में अगर बात करें तो इस इलाका में जो पानी है इसको क्या नाम दिया गया है बताइए। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो पानी वाला इलाका है इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया, इंग्लिश चैनल। किसके किसके बीच बताइए, इंग्लिश चैनल बताया गया, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल है, जो दोनों को हम कह सकते हैं जोड़ने और अलग करने का काम करता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच स्थित है, तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में स्थित है। फ्रांस के बारे में जैसा कि बताएं, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, इसकी राजधानी को फैशन नगरी के नाम से, सुंदरियों का नगरी के नाम से और भी कई नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद शैंपेन, विश्व का सबसे महंगा शराब, विश्व प्रसिद्ध सबसे महंगा शराब जिसका नाम है शैंपेन, वो इसी देश में दिया जाता है। किस देश में, किस देश में बनाया जाता है, तो कहां पर, तो उसको नाम दिया फ्रांस में। उसके बाद इटली के बारे में आपको क्या बताएं, इटली भी यहाँ पर क्या है, खेती करने में आगे है देश, लेकिन इसको किसानों का देश नहीं कहते हैं, ये भी खेती खूब करता है। ठीक है, इस देश में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी, कौन सी नदी, पो नदी। और ये जो पो नदी है इटली में क्या कहलाती है, इटली की गंगा के नाम से जानी जाती है। पो नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इटली की गंगा। क्यों नदी कहते हैं इटली का गंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ गंगा नदी सिंचाई के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर पो नदी भी सिंचाई के लिए खूब यूज होती है इटली में, इसलिए इस नदी को इटली का गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पो नदी क्या बोला गया, इटली का गंगा। यहाँ पर नाम के लिए आपको देखने को मिला ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो पूरे भूमध्य सागर को प्रकाशित करने के कारण प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, पिलर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है जी, उसके बाद ध्यान दीजिए, इस उत्तरी अटलांटिक महासागर से हो करके एक जल धारा, यानी कि एक करंट, वाटर करंट कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एक जल धारा यहां से प्रवेश करती है यूरोप में, और यूरोप में जब ये प्रवेश करती है इसका तो नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है जी, इसको क्या नाम दिया गया, गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा, ध्यान रखिएगा, जल धारा दो प्रकार की होती है, एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा। तो जो हमारा गर्म जल धारा है उसमें से एक है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये जब अटलांटिक महासागर से होते हुए प्रवेश करता है यूरोप में, तो यूरोप के लोगों को ये बहुत ही अच्छा फील करवाता है, क्योंकि ये गर्म जल धारा है। और आपको पता होगा ये पूरा यूरोप ठंडा इलाका है, तो यूरोप जब ठंडा इलाका है और यहाँ के लोगों को जब क्या करवाता है, गर्मी का एहसास कराता है, तो पूरे यूरोप के लोग इस गल्फ स्ट्रीम को क्या कहते हैं, यूरोप का कंबल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये कंबल का काम करता है यूरोप में। कंबल का काम क्या होता है, गर्मी देना। ठीक उसी प्रकार से ये गल्फ स्ट्रीम यूरोप के लोगों को गर्मी देता है, इसलिए इसको हम लोग यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। यानी कि गल्फ स्ट्रीम क्या कहलाता है, यूरोप का कंबल के नाम से जाना जाता है। समझ वाली बात, इसको हम लोग यूरोप को गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को, इधर किसी को, नहीं कोई दिक्कत, नो सर। नहीं सर। अब देखिए आगे क्या है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं यूक्रेन में अभी ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मुद्दा इधर ही है। जितना भी क्वेश्चन वगैरह आपको इधर अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया तो इस इलाका से एकदम किसी भी कीमत पर आपको फोकस करना है। ठीक है ना, हर हाल में यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो क्या बोल रहे हैं हम बार बार, यूक्रेन, यूक्रेन जो अभी बीच में मुद्दा है, यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में जो युद्ध चल रही है, इसमें आपको क्या बताना है, पहला चीज बताना है कि ये कितनी कंट्री को टच करता है। बताइए, फिर से बताइए, कितने देशों के साथ सीमा बनाता है यूक्रेन, 6 देशों के साथ। 7 देश, 7 दिन। हाँ, 7 देश के साथ, है ना, टोटल 7 देश के साथ ये सीमा बनाता है। तो 7 देश कौन कौन है बताइए। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, इधर से बात करें सर, रसिया से ही देख लीजिए। पहले रसिया, दूसरा हो गया बेलारूस, यानी कि रूस और बेलारूस एक साथ हो गया, रूस और बेलारूस एक साथ हो गया। उसके बाद बड़ा कंट्री में आ गया पोलैंड और रोमानिया, पोलैंड और रोमानिया, ये दो कंट्री इधर भी याद हो गया।
उधर हो गया रूस और बेलारूस, पोलैंड और रोमानिया, ये दो कंट्री हो गया इधर। उसके बाद कौन कौन सा, हंगरी, स्लोवाक और मोल्टावा, यानी कि मोल्टावा है ना, मोल्टावा होगा, मोल्टावा, हंगरी और स्लोवाक, ये 3 कंट्री इस साइड से। तो इधर से आपको ध्यान में मिलेगा टोटल 7 कंट्री के साथ अपनी सीमा बनाता है। और यूक्रेन की राजधानी कौन है, क्यू। यूक्रेन की राजधानी कौन है, क्यू। इसका प्रधानमंत्री का नाम, सॉरी राष्ट्रपति का नाम बताइए, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम बताइए, कौन बताएंगे। जेलेंस्की जेलेंस्की है कौन सा, जेलेंस्की। सबका म्यूट कर देंगे फिर हम, माइक बंद कीजिए, एक एक करके बोलिए। जेलेंस्की वल्दमीर नाम। व्लादिमीर पहले है। अच्छा, वल्दमीर जेलेंस्की होगा सर। हाँ, व्लादिमीर जेलेंस्की इसका नाम है। और उधर वाला रसिया वाला कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना। तो इस तरह से करके ये दोनों कंट्री का राष्ट्रपति को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मुद्दा क्या है, क्यों ये लोग लड़ रहा है बताइए, ये लोग के आपस में लड़ने का क्या मकसद है। मैं बताऊं, हाँ बताइए। यूक्रेन रशिया से टूट के अलग हुआ है और यूक्रेन चाहता है कि वो एक नाटो का सदस्य बन जाए ताकि उसको सैन्य शक्ति और इकोनॉमिक्स में भी अच्छा प्रभाव मिले। और अगर ठीक है। नाटो का अगर वो सदस्य बन जाता है तो नाटो में टोटल एट प्रेजेंट 30 कंट्री है। तो नाटो का ऐसा आर्टिकल है कि अगर नाटो की किसी भी एक कंट्री में कोई परेशानी होती है या कोई युद्ध होता है तो वो 30 कंट्री उसका साथ देगा। तो अगर नाटो क्या है, यूक्रेन नाटो क्या है, सर एक संस्था है सैन्य संगठन। हाँ, नाटो को ध्यान रखिएगा, नाटो कोई देश उस नहीं है, नाटो एक सैन्य संगठन है जिसमें 30 कंट्री का सेना मिल करके काम करती है एक साथ। इन लोगों का रूल्स बनाया गया है कि हम 30 कंट्री में से किसी को भी अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम पूरा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संस्था मिल करके हम उस देश पर आक्रमण कर देंगे और उसको बर्बाद कर देंगे। ये नाटो का रूल्स है, जिसमें यूक्रेन को शामिल करने की बात हो रही है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा सदस्य, ध्यान रखिएगा, नाटो का अमेरिका सबसे बड़ा सदस्य है और अमेरिका उसमें बन करके यूक्रेन को मेंबर बनाना चाहता है, जबकि रसिया नहीं चाहता है। रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर इसका मेंबर बने। ठीक है। दूसरा रीजन बताया गया कि रसिया का इस ब्लैक सी में जबरदस्त तेल निकाला जाता है। तो जब तेल वगैरह निकालेगा और किसी भी दिन भी अगर यूक्रेन मजबूत हो गया तो इस इलाका में तेल निकालने में आपस में दोनों में भिड़ंत होगी और दोनों आपस में टकराव से बचने के लिए ये लोग पूरी तरह से प्लान बनाया है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नाटो देश में सम्मिलित न किया जाए। तो इन सब मैटर को गैस वाला भी रीजन है। और एक नेचुरल गैस वाला भी रीजन है, क्योंकि यूक्रेन जितना मतलब यूरोपियन कंट्री में जितना भी बिजनेस होता है ना गैस से, नेचुरल गैस से रूस जो प्रोड्यूस करता है वो यूक्रेन के अंदर से ही जाता है। तो अगर वो नाटो अगर उसको ले लेगा तो उसके लिए भी रूस को उसके समझौता करना पड़ेगा नाटो से। अच्छा, बिल्कुल। और तो उससे उसका इकोनॉमिकली भी असर पड़ेगा, ज्योग्राफिकल के साथ साथ इकोनॉमिकली भी असर पड़ेगा रूस के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे तो उसके पास रास्ता तो है ही, जब रसिया, पोलैंड वगैरह ये सब बेलारूस। इमरान खान अभी तो इसलिए ना गया था कि जो पाइपलाइन के चलते हैं वो पाकिस्तान होके ले जाइए, मतलब आपको जहां भी करना है इंडिया वगैरह में, तो हम उसको उसके बदले हमको इकोनॉमिकली हेल्प मिल जाएगा, इसलिए अभी इमरान खान गया था रसिया उसी पाइपलाइन के लिए। ठीक है। तो इस तरह से करके ये पूरा मैटर है, इसको समझिएगा बढ़िया से, तब जाकर के आपको समझ में आएगा पूरा मैटर। ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही, फिर इसमें और भी कंट्री हैं, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में